हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में हमने 4.3 प्रश्नावली को खत्म कर दिया है, जिसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि और हमने द्विघातीय सूत्र जो है इससे जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलने वाले हैं किसमें, मूलों की प्रकृति निकालने में। भाई मूलों की प्रकृति क्या चीज़ है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति में हम देखेंगे भाई क्या है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ और बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो द्विघातीय समीकरण हमने ये पढ़ा था बिल्कुल कि द्विघातीय समीकरण क्या था कि कोई भी उसका जो व्यापक रूप है वो यही है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म इसका यही है। ठीक है भाई, अब इससे हमने द्विघातीय सूत्र पढ़ा था जो कि क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यही चीज़ था। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा इसको कहा जाता है डी, इसको कहा जाता है डी, और यही बताएगा प्रकृति। भाई मूल की प्रकृति क्या है, यही डी बताएगा। ये डी है क्या, डी हमारा है, डी को कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डी है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही निर्णय लेगा भाई कैसा मूल है, मूल क्या है। ठीक है, अब इस डी को कहते कहते इसे कहते हैं विविक्तकर कहा जाता है, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, इस डी का नाम है विविक्तकर। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि भाई विविक्तकर होता क्या है। क्वेश्चन में आ सकता है विविक्तकर निकालिए, तो भाई आप बोलोगे भाई मूल तो निकालते, विविक्तकर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये विविक्तकर को कहते हैं डी। ठीक है, और इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो भाई आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं डी किस तरीके से, ये किस तरीके से मूलों की प्रकृति को बताता है। तो मैं इस डी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारा डी है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं द्विघातीय समीकरण ये है, तो उस कंडीशन में दो विभिन्न वास्तविक मूल ज्ञात किए जाते हैं। यानी कि कह रहा है अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी डी की वैल्यू कुछ भी आ जाती है, 1 2 3 4 कुछ भी आती है, लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उस कंडीशन में उसके क्या है, दो विभिन्न वास्तविक मूल ज्ञात होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था भाई एक्स का मान मान लो आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे √4 आ जाता है और बटे में 2 कुछ भी है। तो इस √4 को हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते थे 2, इसको हम लिख देते थे 2 लिख देते थे। ठीक है, अब इसमें 2 आंसर निकलते थे, एक बार प्लस होकर आंसर निकलता था, एक बार माइनस होकर आंसर निकलता था, 2 आंसर निकलते थे। तो यही चीज़ ये कहना चाह रहा है कि अगर ये 4 आ गया यानी 0 से बड़ा आ गया तो इसके 2 आंसर निकलेंगे। ठीक है, डन। चलो भाई, यानी हम यहाँ से देख सकते हैं अगर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो दो विभिन्न वास्तविक मूल ज्ञात होंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या रखा है, अगर ये 0 आ जाए, अगर डी का मान 0 आ जाए, यानी यहाँ पर मैं कहूँ तो ये अगर 0 आ जाए, तो 0 आने का मतलब क्या है, तो यानी हम सिर्फ कह सकते हैं भाई माइनस बी बटे में 2 आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस 0, अब 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये आ रहा है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों आंसर यही आएंगे, माइनस बी बटे 2। क्यों, क्योंकि 0 तो उसको कोई इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, दो बराबर वास्तविक मूल ज्ञात होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल ज्ञात होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे, दोनों जो मूल होंगे वो सेम मूल ज्ञात होंगे। ठीक है, सेम टू सेम आ रहे हैं। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोई वास्तविक, अगर ये 0 से छोटा आ जाता है, यानी अगर मैं कहूँ इस 0 की जगह यहाँ पर -2 लिख दिया हमने, मतलब 0 से छोटा क्या होता है, माइनस में नंबर होता है। तो ये चीज़ें मैं बार बार पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ ये माइनस आ गया तो ये वास्तविक मूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वास्तविक संख्या ही नहीं है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है ही नहीं, ये अवास्तविक है, ये मतलब कि हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये क्या है, -√2। अब यहाँ पर वही है, कोई वास्तविक मूल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, क्योंकि इसने आके कर दी है गड़बड़, क्योंकि -√2 पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली। तो यहाँ पे हमने देख लिया भाई मूलों की प्रकृति कैसे निकाल सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति निकाल कौन रहा है, ये निकाल रहा है। ठीक है, डी आपका मूलों की प्रकृति को निकाल रहा है। चलो अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो एनसीईआरटी के उदाहरण है हमारे पास। तो उदाहरण में क्या क्या चीज़ है, द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर क्या था, ये हमारा डी था भाई, इसका डी ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। भाई मूलों की प्रकृति क्या है वो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 2x², जैसे ये 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0, ये चीज़ है। अब यहाँ से कह सकते हैं भाई a कितना है, तो a हमारा है 2, b कितना है तो -4, और c कितना है 3। ये 3 चीज़ें हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। अगर मुझे d निकालना है तो d कैसे निकलेगा, हमारा निकलेगा b² माइनस 4ac,
यही होता है। तो b कितना है हमारे पास, तो -4 का वर्ग है, और 4 है, और a है, और c है। ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना होगा -4 का, तो ये 16 ही होगा। और ये कितना आ रहा है, 4 × 12 दूनी 24 आ रहा है, और ये आ गया -8। क्या ये 0 से बड़ा है, तो नहीं, ये आ गया है 0 से छोटा। और जब 0 से छोटी वैल्यू आती है तो उसे क्या कहते हैं, यहां देखो कहाँ आ गया, यहाँ पे क्या था, जब 0 से छोटी वैल्यू आती तो हम क्या था, कोई वास्तविक मूल नहीं था। यही पढ़ा था हमने, कोई वास्तविक मूल नहीं था, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें से कम होते ही माइनस में आते ही ये क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। तो इस व्यक्ति से कह सकते हैं इसका कोई वास्तविक मूल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, खत्म। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, और उसका आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो उदाहरण 17 है, इसमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर वाला व्यास है। यानी इसमें हम देख सकते हैं एक सर्कल है, वृत्त दिख रहा है हमें, तो वृत्त में 13 सेंटीमीटर वाला व्यास है इसका। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि ये भाई 13 सेंटीमीटर वाला व्यास है पूरा इसका। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसने कहा है एक वृत्त पार्क है, वृत्त ये पार्क है जिसका व्यास 13 सेंटीमीटर है, के परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा ऐसे गड़ा है, मतलब इसकी परिसीमा कहा जाता है, ये परिसीमा पूरी है, इस पर एक बिंदु पर पॉइंट P पॉइंट है, ऐसे खड़ा है, ठीक है ना। ऐसे बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास से, एक व्यास के दोनों अंत A और B, देखो व्यास का दोनों अंत क्या है, एक A है और एक B है, जैसे कि आप लोगों को और अच्छा विजुअल हो जाएगा। ठीक है, A और B हो गया है। चलो भाई, से खंबे की दूरी का अंतर 7 मीटर, यानी कि A से P की कुछ दूरी है और B से P की कुछ दूरी है, इन दोनों का अंतर, यानी अगर मैं इसको x मानूं तो ये x + 7 होगा। यानी अंतर का मतलब क्या है, एक दूसरे से 7 ज़्यादा है, यही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लूँ x, तो ये कितना होगा, ये x + 7 होगा, ये चीज़ होगी। चलो भाई, उसके बाद इसने कहा है क्या ऐसा संभव है, क्या ये संभव हो सकता है, तो संभव देखो तब होगा जब इसमें जो द्विघातीय समीकरण बनेगी उसका d नेगेटिव नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। संभव तब हम बताएंगे उस तरह से। ठीक है, यदि है तो दोनों फटकों से कितनी दूरी पर खंबा गड़ा है, मतलब इसकी दूरी निकालनी है और इसकी दूरी निकालनी है, दोनों की दूरी निकालनी है। चलो अच्छी बात है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर व्यास से कोई भी कोण जब बनता है, कोई भी त्रिभुज जब बनता है जो कि इसकी परिधि पर होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर होगा, तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई व्यास से कोई भी कोण बनेगा परिधि के ऊपर तो वो 90 का ही कोण बनाता है। चलो भाई, 90 का कोण बना रहा है, अगर ये 90 का कोण बना रहा है तो क्या ये पाइथागोरस नहीं फॉलो कर जाएगा, तो पाइथागोरस होगा। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है भाई, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ए बी का जो वर्ग है, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, ए बी एक व्यास है तब एंगल पी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा 90 का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तब ए बी का वर्ग जो है वो बराबर है ए पी के वर्ग प्लस में पी बी के वर्ग के बराबर। ठीक है ना, ए बी का वर्ग जो है वो क्या है, ए पी का वर्ग और पी बी के वर्ग के बराबर होगा। चलो जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं क्या है भाई, ए बी जो इसका व्यास है वो कितना है, 13 है। ठीक है, ए पी की बात करें तो ए पी को हमने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। तो यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई अलग से, माना ए पी कितना है, एक्स है। ठीक है, तो ए पी को मैंने एक्स ले लिया। अगर ये ए पी एक्स है तो पी बी कितना होगा, तो पी बी उससे 7 ज़्यादा होगा, क्योंकि अंतर तो 7 का था, तो हम लिख सकते हैं ये एक्स प्लस में 7 आएगा। ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 का भी वर्ग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 13 का भी वर्ग हो रहा है। अब 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग है हमारे पास 169 बराबर में यहाँ एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab, और 2ab कितना आ रहा है, प्लस में 2 7 दूनी 14 एक्स होगा।
ये चीज़ हमारे पास आ गई है। चलो भाई अच्छी बात है। इसको हम क्या करते हैं, द्विघाती समीकरण एक बना देते हैं अच्छी सी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब 2x का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 14x है तो इसको भी 14x लिख दिया हमने। इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, 169 उधर जाके घट जाएगा तो ये बच जाएगा सिर्फ 120। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये इतना आ गया। अब इसके बाद हम कर सकते हैं क्या, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो भाई इसके अंदर से जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेते इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x का वर्ग, जैसे 2 कॉमन लिया ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में माइनस में 60 आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। ठीक है, और ये 2 उधर जाकर 0 हो सकता है तो हम 2 को ना लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये 60 आ गया। अब 7 को ऐसे तोड़ना है कि 60 में टूटे, तो चलो हम 60 को तोड़ के देख लेते हैं भाई कैसे वो टूटता है। तो 60 के फैक्टर हमारे क्या बन रहे हैं, 60 के हमारे पास बन रहे हैं 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, और 3 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। देखो कई बार इससे नहीं बनता तो हम पूर्ण वर्ग विधि लगा लेते हैं। अब देख लेते हैं भाई बन रहे हैं, क्योंकि कई बार अगर कंडीशन रूट वाली आ जाती है तो हमें पूर्ण वर्ग में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, आपका द्विघातीय सूत्र में जाना पड़ेगा, द्विघातीय सूत्र में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, पहले हम चेक कर लेते हैं भाई कि यार है 2 दूनी 4 और 5 या 15। ठीक है, 15 में से 4 गया, कितना बचा 11, नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ये भी हम हटा देते हैं। 2 दूनी 4 या 12, 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया 7 आ सकता है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या भाई, x का वर्ग प्लस में 12x माइनस में 5x, तो 12 पंचे 60 आएगा और साथ में माइनस 60 आ रहा है। चलो इसमें से x कॉमन आएगा, कॉमन आते आ रहा है x प्लस में 12, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन आएगा तो x प्लस में 12, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ x प्लस 12 कॉमन आ गया तुम्हारा, और यहाँ x माइनस 5 आ गया, बराबर में 0 है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा -12 और यहाँ से आ जाएगा 5, यानी x के 2 मान आ रहे हैं, एक -12 और एक 5। और हमें मालूम है माइनस में चीज़ें नहीं आ सकती क्योंकि इसकी भुजा माइनस होगी कैसे, हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई x का मान आ गया 5, तो x का मान 5 आ गया तो x बराबर में 5 आया, यानी a भी आ गया है 5, ये भुजा 5 की आ गई। अब हमें निकालना है भाई बीपी कितना होगा, तो बीपी कितना था, बीपी को हमने लिया था x प्लस में 7, यानी 5 प्लस में 7 और ये आ जाएगा 12, यानी हम कह सकते हैं b और p जो आ गया ये आ गया 12। यानी यहाँ से हम चीज़ों को कह सकते हैं भाई ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है इसमें ये तो 13 का है, ये हो जाएगा 5 का और ये हो जाएगा 12 का। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला उदाहरण हमारे पास दिया हुआ है कि समीकरण 3x² 2x और -2x बटे 1/3 है का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर मतलब d ज्ञात करना है हमें। ठीक है भाई, चलो हम d निकाल लेंगे इसके अंदर। ठीक है, d निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, और फिर मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है भाई, मूलों की प्रकृति बता देंगे। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, चलो भाई सब चीज़ कर लेंगे, सब आता है हमें, क्या दिक्कत है, सब सीख लिया अब तुमने। चलो यहाँ पर क्या है, 3x का वर्ग माइनस 2x और प्लस में 1/3 बराबर में 0 है। ये चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a का मान है 3, b का मान है -2 और c का मान है 1/3। ये 3 चीज़ों की है। अब a का मान 3 है, अब इसमें निकालेंगे हम क्या, d पहले। तो d कैसे निकालते हैं, b² मतलब -2 का वर्ग माइनस में 4a और c कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का ही 4 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 - 4 और ये आ गया 0। यानी d का मान अगर 0 आ गया है, d का मान अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या होगा, बताइए बताइए। d का मान 0 हो गया तो क्या होगा, तो इसका एक समान मूल ज्ञात होगा। ठीक है, एक समान मूल ज्ञात होगा। अब देख लेते हैं भाई कैसे हो रहा है। तो भाई d का मान 0 हो गया, भाई इसमें हमने देख लिया मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी, तो मूलों की प्रकृति में क्या आ रहा है, तो एक समान मूल ज्ञात हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक समान
मूल हैं, ठीक है ना, एक समान मूल हो जाएगा। चलो भाई, उसके बाद इसने बोला है कि अगर वो एक समान मतलब वास्तविक तो है ना, एक समान मतलब वास्तविक है, तो अगर वास्तविक है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या है, फिर वही हम सूत्र लगा देते हैं पूरा। क्या होगा, माइनस बी मतलब -2 था, यानी कि -2 के साथ -b प्लस माइनस अंडर रूट में d होता था, अंडर रूट में d था, और d का मान कितना आया है 0, तो भाई हमने 0 लिख दिया। और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आएगा 2a, और 2a कितना है, 3 है यहाँ पे, तो मतलब 2 गुने में 3 आ गया। यानी हम यहाँ कह सकते हैं इसका आंसर माइनस माइनस प्लस 2/6 आ रहा है, ठीक है। और इसी को 2 बार लिख देंगे, क्योंकि भाई एक समान है, तो दोनों 2/6 में 0 जोड़ो या घटाओ, जोड़ोगे तो ये, घटाओगे तो ये, है तो बराबरी, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, तो ये 3 आ गया और ये 6 आ गया, ये भी 3 आ गया। यानी x का मान कितना आ रहा है, 1/3 और 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, जिसमें हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई 1/3 आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो भाई, इसको नोट कर लीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 4.4, प्रश्नावली 4.4 पे पहुंच चुके हैं। तो अब इसके प्रश्नावली को हम कंप्लीट करेंगे कि प्रश्नावली में है क्या। तो प्रश्नावली में देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसी के बेस्ड पर ही क्वेश्चन मिलेंगे प्रश्नावली पे। और अब देखो चीज़ें बहुत ईजी लगने लग जाएगी, हर चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। क्यों, देखो क्या कहा है इसमें, निम्न द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों की का अस्तित्व हो तो। अस्तित्व होने का मतलब क्या है, मतलब कि वो उसके मूल वास्तविक हो तो निकालो, नहीं है तो मत निकालो, यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई अस्तित्व निकालना है तो उसके लिए डी निकालना पड़ेगा, और डी के लिए पहले ABC देख लेते हैं। तो ए कितना है 2, बी कितना है 3 माइनस का, और सी कितना है 5, ठीक है। यहाँ से डी हमने निकाला तो वो होता है b² मतलब -3 का वर्ग माइनस में 4a और c, ये चीज़ होगा, ठीक है। -3 का वर्ग कितना होगा, तो 9 होगा, और 4 दूनी 8 पंचे 40 हो जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं माइनस में 31 आ रहा है। अब d की वैल्यू माइनस में 31 यानी इस 0 से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कहोगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको इतना लिख के ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका डी 0 से छोटा आ गया, ठीक है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर 0। अब इसमें भी देख लेते हैं पहले कि भाई इसका अस्तित्व है कि नहीं है, पहले अस्तित्व चेक करना है हमें। तो इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे a कितना आ रहा है, तो a है 3, b है -4√3 और c है 4, ठीक है। तो पहले निकाला हमने d, और d क्या होता है b का स्क्वायर माइनस में 4, और a कितना है 3 और c कितना है 4। अब इसको चेक करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, तो माइनस लगाने की जरूरत है नहीं। √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, वही चीज़ हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 ही बचा। ये क्या है, 4 तिया 12 चौक 48 और 16 तिया 48, 48 में से 48 गया 0, यानी इसका क्या है, एक समान हल आ रहा है, इसका आ रहा है एक समान हल आ रहा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, एक समान हल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या है, अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब भाई डी निकल ही गया है तो हम फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, यही था। चलो, इसमें क्या चीज़ है, -b की बात करें तो -b हमारे पास है, माइनस में 4√3, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और प्लस करके हमने लिख दिया 4√3, और यहाँ प्लस माइनस और √d तो हमारा आया 0, 0, तो हमने लिख दिया 0। अब 4√3 में 0 जोड़ो या घटाओ, क्या होगा भाई, नीचे 2 तिया 6 हो गया, चलो ठीक है। अब इसमें चाहे 0 जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं x का मान क्या आ रहा है, तो 4√3 बटे में 2 3, 2 तिया 6, इसको हम 6 लिख देंगे, जो कि कटता हुआ हमें दिख रहा है।
यहाँ से भी एक और बार लिख सकते हैं, देखो इसमें अगर 0 जोड़ा तब भी ये, अगर 0 घटाया तब भी यही। तो हमने इसको काटा 2 और 3, ये भी कट रहा है वैसे ही 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ से x का मान आ गया है 2√3/3, और यहाँ से x का मान आ गया है 2√3/3, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ से हमारा x का मान ज्ञात हो गया, जिससे हमने, इसने कहा था x का मान ज्ञात कीजिए और हमने निकाल दिया, ठीक है। चलो भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इरेज किया हमने और आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या चीज़ है, इसके भी अस्तित्व चेक कर लेते पहले। तो अस्तित्व चेक करेंगे तो उसके लिए हमें a पता है 2, b पता है -6 और c पता है 3। डन। चलो भाई, अब इसमें देखते हैं d कितना होता है, b² मतलब -6 का स्क्वायर, माइनस में 4 a और c, ठीक है। अब यहाँ से 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36, 4 × 12 दूनी 24, और यहाँ से हमारा आंसर आता है 12, यानी डी की वैल्यू आ गई 12। यानी अब इसमें 2 अलग अलग रूट आएंगे, 2 अलग अलग मूल ज्ञात किए जाएंगे। तो हम देखते हैं भाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x बराबर में आएगा -b, माइनस पहले से ही है, तो माइनस में -6 प्लस में -√d, d कितना आ रहा है हमारे पास, तो d आ रहा है 12। चलो भाई 12 लिख दिया हमने, बटे में 2a, a कितना है हमारे पास, तो 2 है, बहुत अच्छी बात है, ये आ गया। अब √12 है, √12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, अब जोड़ा बन गया तो ये तो बाहर आ जाएगा भाई, स्क्वायर हो गया वो तो बाहर आ जाएगा। तो चलो भाई इसको बाहर निकालते हैं, ये हम लिख सकते हैं इसको 2√3, यानी हम लिख सकते हैं √12 को 2√3 लिख सकते हैं। डन। तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे, x बराबर में माइनस माइनस हुआ प्लस, और यहाँ प्लस माइनस 2√3/4, यही आ रहा है। क्या इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो ले आते हैं, क्या दिक्कत है भाई, जितना छोटा हो सके करो छोटा। 2 इसमें कॉमन लिया, 3 प्लस माइनस में √3/4, यही आ रहा है। यहाँ से हमने इसको काट दिया, 2 दूनी 4। अब यहाँ से x का मान आएगा कितना आ गया, 3 के साथ एक बार प्लस में √3/2 आएगा, और एक बार आएगा 3 के साथ -√3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x के 2 मान ज्ञात कर लिए हैं। ओके, चलो भाई आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर सकते हो आप। हाँ भाई, तो इसमें लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघाती समीकरण में k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। भाई इसने क्वेश्चन में कह दिया क्या, कि 2 बराबर मूल हों। अब 2 बराबर मूल की कंडीशन क्या थी भाई, 2 बराबर मूल की कंडीशन बिल्कुल सही, 2 बराबर मूल की कंडीशन थी d का मान होना चाहिए 0। अगर d का मान होता है 0 तो 2 बराबर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ हम देख लेते हैं d का मान 0 है, ये होना चाहिए, तो हम इसको लाते हैं भाई। यहाँ के अकॉर्डिंग a कितना है, तो 2 है, b कितना है, तो k है, और c कितना है, तो 3 है। डन, ये चीज़ है। चलो भाई, अब यहाँ से हम d की वैल्यू देखते हैं, तो d हमें मालूम है 0 है, लेकिन d होता क्या है, d होता है b² -4ac होता है, बिल्कुल ठीक। अब d को लिखा हमने 0, और b कितना है, b का मान तो k है, तो k का स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल सही। 4a कितना है, 2, और c कितना है, 3, ये आ रहा है। तो ये क्या है, 4 × 12 दूनी 24, -24 है। इस -24 को उठा के इधर लाएंगे तो +24, तो यहाँ हमने देखा कि 24 आ गया प्लस का, और बराबर में k², यही है। अब यहाँ से मैं k² का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में 24 आएगा, और वो भी प्लस और माइनस के साथ, ये आएगा। अब 24 का गुणनखंड क्या होगा, तो 24 को अगर मैं गुणनखंड करना चाहूँ तो ये हो सकता है 2 से यही होगा। इसको अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, यही आएगा। अब इसमें पेयर बना, इसका जोड़ा बन गया। अब जिसका जोड़ा बना उसको ले लो बाहर, तो ये कितना आ गया, k का मान आ गया है प्लस माइनस में आएगा 2√6, यानी k के 2 मान आ गए हैं, एक है 2√6 या फिर माइनस में 2√6। अब k का मान चाहे 2√6 डालो यहाँ पे, चाहे -2√6 डालो, इसका तो 2 बराबर वर्गमूल ही आएगा। तो यहाँ हमने k के 2 मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हाँ जी, तो अगले में आते हैं। तो इसमें लिखा है निम्न में फिर वही चीज़ है, के का मान ज्ञात करना है। इसमें भी के का मान ज्ञात करना है और दो बराबर वर्गमूल है। तो इसमें भाई इसमें तो द्विघाती दिख नहीं रहा, तो बना लेते हैं ना, ब्रैकेट में है, गुना कर लेते हैं इसको। तो इसको गुना करते क्या आ रहा है, इसको गुना करते आएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस में इसको इससे भी गुना करेंगे तो 2kx आएगा, और प्लस में 6 बराबर में 0। यही चीज़ है, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखेंगे ए बी सी कितना है। तो ए बी सी की बात करते हैं। तो ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है आपका के, बी आ रहा है आपका -2k, और सी आ रहा है आपका 6। ठीक है, मजा आ रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं ए बी सी की बात करते हैं। तो ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं डी का मान, क्या जैसा कह रखा है इसमें, डी का मान 0 कह रखा है। क्यों? क्योंकि दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल हैं इसके। अब डी का मान 0, तो वैसे डी होता क्या है, तो बी स्क्वायर -4ac ये चीज़ होती है। तो डी को लिखा 0 और बी को लिखा -2k का स्क्वायर, -4a कितना है कि ए के, और सी कितना है, सी है 6। चलो भाई ये भी अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 बराबर में 4k स्क्वायर माइनस में 24k। ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हाँ हाँ भाई 4k तो कॉमन आ रहा है। 4k कॉमन लिया, यहाँ बच गया k और 6 आ गया, ये आ गया। अब जैसे हम x का मान निकालते थे वैसे इसमें k का मान निकाल लेते हैं। भाई ये चीज़ अगर 0 के नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4k के बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर ये 0 के नीचे आ गया तो हम k-6 को 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से k का मान एक तो 0 आ रहा है और एक k का मान आ रहा है 6। यानी अगर k 0 होता है, अगर k 0 होता है तब भी इसका d 0 होगा, यानी कि इसके दो बराबर मूल होंगे। और k का मान अगर 6 होता है तब भी इसके दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। भाई आम की बगिया बनानी है कि और जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अब यहाँ पर मैंने ये बना दिया बगिया, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। मैंने कहा था जिससे कंपेयर करते हैं उसको x मान लो। तो भाई चौड़ाई ये है तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, भाई 2x कर दिया। यही कह रहे हैं ना बस, कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। इसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब मैं बताऊं, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अब ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो हमें मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल था। चलो भाई अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या आएगा भाई, x गुने में 2x आएगा, और ये हमें दे रखा है 800, ये दे रखा है। यहाँ से हम निकालते हैं भाई, तो ये आ रहा है 2x स्क्वायर बराबर में 800। 2 से इधर जाके भाग कर देंगे या फिर यहीं से काट दो ना, क्या दिक्कत है, 400 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 400, वो भी प्लस माइनस के साथ। अब 400 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई 20 400 होता है। चलो भाई, तो 20 का स्क्वायर 400 है, तो हम प्लस माइनस 20 आंसर लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं, अच्छा प्लस माइनस तो आ गया, क्या इसकी भुजा कभी माइनस में हो सकती है, तो इस कंडीशन में माइनस में तो नहीं हो सकती, तो हम लेंगे x का मान 20 ही होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इसकी भुजा जो होगी, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो x का मान अगर 20 आ गया तो हम कह सकते हैं इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी आ रही है, 20 मीटर आ रही है। और लंबाई की बात करें, ये आ रही कितनी आएगी भाई, लंबाई तो उसकी दुगनी थी, दुगनी मतलब 20 का दुगना 40 हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो फिर ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में अगले में देखते हैं। तो क्या दे रखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति है भाई, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
भाई ये दो कंडीशन दे रखी है, अब बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उनकी आयु बताइए। ठीक है, तो भाई मान लो कि पहला मित्र पहले मित्र की आयु मैंने लिख दी कि भाई x है। भाई मान लिया भाई पहला वाला x साल का है। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? तो भाई पहला दोनों की आयु का योग तो 20 है, दोनों को जोड़ के 20 आ रहा है। अगर एक की x है दूसरी कितनी होगी? तो 20 माइनस एक्स होगी, यही होगा। एक x का है तो दूसरा 20 माइनस एक्स होगा। डन। मान लो एक 20 साल दोनों का योग है, एक अगर 5 साल का है तो अगला दूसरा कितने का होगा? तो 20 माइनस 5 मतलब 15 होगा, तभी तो 15 और 5 20 हो पाएंगे। तो वैसे ही हमने कर दिया, x लिखा, दूसरा 20 माइनस एक्स कर दिया। डन। चलो भाई, अब इसने कहा है 4 वर्ष पूर्व, वाह, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। अब भाई अभी ये 4 साल का था, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले कितना का होगा? तो भाई x माइनस 4 होगा, बिल्कुल सही। अब वही हम कहें भाई 4 वर्ष पूर्व दूसरे की बात करें, दूसरे वाले की, तो 4 वर्ष तो ये कितना हो जाएगा? ये है तुम्हारा 20 माइनस में x और माइनस में 4, ये भी 4 वर्ष पूर्व की बात करें, ये भी 4 साल कम हो जाएगा। और 4 साल कम करने का मतलब ये कितने का हो गया? ये भी हो गया तुम्हारा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या है, इसने क्या रखा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई ये जो हमारे पास आया x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनका जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 48। ठीक है भाई, इसको करते हैं अंदर गुना करते क्या हो जाएगा? x को 16 से करेंगे तो 16x, x को x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को 16 से किया तो 16 चौके 64 आ गया। अब माइनस 4 को x से किया तो प्लस 4x आएगा, बराबर में 48। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, तो 16 और 4 20 आ रहा है, मतलब इसको मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ, एक इक्वेशन बना देते हैं, जो कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर और 16 4 20 और माइनस 64, और ये 48 को भी उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस 48, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे रहने दिया, 16 और 4 20 कर दिया, माइनस 64 रहा, 48 को उठा के इधर लेके आ गए। इतनी सी बात की हमने, इसको अंदर भेज देते हैं तो कितना, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 20x, और ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 8 4 12, 112 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो भाई, ये आ गया। अब इसको कैसे करें भाई? तो इसमें तो पहले हम माइनस कॉमन लेके थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं इसको। ठीक ठाक भी क्या करना है, इसको माइनस को माइनस से गुना कर दिया, 112 आ गया। 112 का फैक्टर निकाल लेते हैं, किस तरह से निकलेगा भाई? 112, हमें 20 को तोड़ना है, 112 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 से किया तो कितना आ जाएगा? ये 56, 2 से किया तो ये आ जाएगा 28, 2 से किया तो ये आ जाएगा 14, फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा 7, और 7 से किया तो 1 आ गया। अब हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर तो क्या है? 20 आ जाए। ठीक है, और गुना करने पे 112 है, ये चाहिए था हमें। चलो भाई, तो जोड़ने में 20 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, नहीं आ रहा ना? चलो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 नहीं आ रहे अभी, 112। चलो भाई, इसमें तो दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें लगा लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि आ रही है क्योंकि मुझे लगता है इसमें पॉइंट में आंसर आने वाला है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो हम पूर्ण वर्ग विधि नहीं, सूत्र से कर लेते हैं,
तो सूत्र में क्या है हमारे पास, a का मान है -1, b का मान है 20 और c का मान है -112। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं तो आएगा हमारे पास, पहले d देख लेते हैं, d कितना आ रहा है, तो d आ रहा है 20 स्क्वायर, मतलब कि 20 का स्क्वायर, माइनस में 4, a कितना है -1 और c कितना है -112। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये -3 आ गए, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम 4 से गुना कर देते हैं, तो ये माइनस ही आ रहा है और ये आ रहा है 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ओ बेटा, तभी कहीं क्यों नहीं आ रहा था ये। डी का मान आ गया नेगेटिव में। अब डी का मान अगर माइनस में आ रहा है तो क्या ये संभव होगा? तो नहीं होगा। इसका कहते हैं हम मूल ही ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या, इसने पूछा है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम लिख देंगे नहीं, नहीं यह संभव नहीं है। हो गया आंसर। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। बाकी इसमें और बताना चाहूँगा कि बस देख लेना, ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है, अब कंडीशन दे रखी है तो इसमें अगर डी नेगेटिव आ गया तो हम ये कह सकते हैं संभव नहीं है। और संभव नहीं है, और ये चीज़ पहचानना किससे पता चलेगा? सूत्र से। सूत्र में जो डी निकालना है, डी से ही हम सीधे पहचान लेंगे कि कोई चीज़ संभव है कि नहीं है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में पूछे ना कि संभव है कि नहीं, पहला काम है डी निकाल दो। ठीक है, डी निकाल के चेक कर लो भाई संभव है कि नहीं है, बात करते हैं, उसके बाद ही हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन में दिखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना कि एक पार्क को बनाना संभव है? फिर से संभव होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे संभव है कि नहीं, वो डी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं भाई, एक आयताकार मैंने बना दिया। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ऐसा लिख सकते हैं, ये लंबाई और चौड़ाई है। इसको कुछ और मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लिया हमने। ठीक है, चलो भाई इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई? इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा। तो चारों भुजाएं क्या है? एक्स है और वाई है, तो भाई 2x और 2y, यानी मैं कहूँ तो इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y होगा, जिसका अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। यही फार्मूला था। ऐसे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बस सारी भुजाओं को जोड़ना ही तो था। तो 2x और 2y, बात खत्म, यही परिमाप है। चलो अब परिमाप का फार्मूला हमारे पास ये है, इसके अकॉर्डिंग हमें दे कितना रखा है? ये 80 दे रखा है। 80 बराबर में कितना है? 2x प्लस वाई है। और हम दे सकते हैं ये 2 इस 40 से कट जाए, इससे 80 से कट जाएगा और 40 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना में है, नीचे भाग में आएगा, तो वही काट दिया। यानी हम कह सकते हैं 40 बराबर में x प्लस में y। ठीक है, 40 बराबर में x प्लस में y आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रखी है कि भाई क्षेत्रफल 400 है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो चलो अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल कितना निकलता है, कैसे निकलता है? क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? तो 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे निकलता है? लंबाई गुने में चौड़ाई, यही क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स वाई बराबर में कितना है? 400 है। ये आ गया तुम्हारे पास। ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें, यहाँ से अगर x का या y का मान निकालें उसमें रख दें, तो उससे हम भुजाएं निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से मैंने y का मान निकाल लेता हूँ, इसको नहीं लिखते हम पहले क्वेश्चन। यहाँ से मैं y का मान निकाल लेता हूँ, तो ये x उठ के इस साइड घट जाएगा, यानी y का मान कितना होगा? 40 माइनस में x होगा, यही होगा। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया। इस y के मान को समीकरण 2 में रखा गया है, तो हम लिख सकते हैं y के मान को समीकरण 2 में रखा गया है। ठीक है, y के मान को समीकरण 2 में रखा गया। तो y को उठा के मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या आ जाएगा? ये
ये आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस एक्स और बराबर में कितना है 400 है। चलो भाई ये आ गया, इसको करते हैं अंदर गुना, गुना करते क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 40x माइनस में x का वर्ग बराबर में 400। इस पूरे को उठा के उस साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400। ये इधर क्या बचा, इधर 0 बच गया। अब तो हमारे पास बन गई समीकरण आ गई। अब पहले इसका d निकाल लेते हैं कि भाई ये संभव भी है कि नहीं है। ठीक है, तो d निकालेंगे तो क्या होगा, तो d का मान करें तो d का मान निकालें तो क्या आ रहा है बी स्क्वायर। पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। a हमारे पास है 1, b हमारे पास है -40 और c है 400। अगर मैं d निकालना चाहूँ तो d में क्या हो जाएगा, तो d आएगा बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस में 4a और c, यही होता है d। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये होगा 1600 माइनस में ये कितना रहा है 4 चक 16, 1600। भाई 1600 दोनों आ गए। अब 1600 दोनों आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, यानी d का मान 0 हो रहा है, यानी इसका एक समान हल आएगा। एक समान हल आएगा तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसके x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो ये होता है -b। -b कितना है हमारे पास, कहाँ गया ये -b, ये मतलब माइनस में -40 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 बटे में 2 है। ये कितना है हमारे पास 1, यानी इससे हम देख सकते हैं कि इसका आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 40 बटे 2 आ रहा है जो कि कट के आ जाएगा 20। यानी इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है भाई, दोनों एक समान आंसर, तो कितना आएगा 20 आएगा। तो x का मान कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और एक और कहोगे तो x का मान भी 20 ही आ रहा है। दोनों कंडीशन में 20 आ रहा है क्योंकि एक समान हल इसके थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको अगर x कहोगे, x को अगर 20 कहते हो तो y कितना आएगा, तो x अगर 20 है तो y भी 20 आ जाएगा। x अगर 20 है तो y भी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई x 20 है तो y भी 20 आ जाएगा। इसको मैं कहीं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं x 20 आ गया है, तब y कितना होगा, y बराबर में होगा 40 माइनस में x था 20, यानी हम इसको लिख सकते हैं 20, मतलब y का मान भी 20 आ गया हमारे पास। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है आई थिंक, हाँ एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर द्विघातीय समीकरण के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई, द्विघातीय समीकरण क्या होता है। पहले हमने रिलेट किया था द्विघातीय बहुपद क्या था, बहुपद के सामने बराबर में 0 लिखा तो वो द्विघातीय समीकरण बन गया था भाई, 0 के समान करते द्विघातीय समीकरण बन गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि को पढ़ा। अब गुणनखंड विधि से हमने समीकरण को सॉल्व करना सीखा। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि पे आए थे। ठीक है, उसके बाद आए थे हम क्या, हम आए थे द्विघातीय सूत्र के बारे में, और द्विघातीय सूत्र से हमने बहुत से क्वेश्चन करे। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और आपने अगर इसको ध्यान से सुना है तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं ध्यान से सुना है तो दोबारा से चीज़ें वीडियो को देखें और क्लियर करें, और इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें और फास्टली होने लग जाएगा और जल्दी होने लग जाएगी। ऐसे आपको वीडियो देखने में लगेगा भाई समझ में आ गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाएगी लेकिन करने टाइम ये होगा कि भाई गलतियाँ हो जाएगी। गलतियों से बचने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, गलतियों से बचने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100% मुफ्त शिक्षा मिल रही है, और 6ठी से 12वीं तक ऑनलाइन। तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स जो भी हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, इनको शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो करना ही है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।